According to Yale professor Ian Spiro, Karl Marx was an individualist, not a socialist. वो ऐसा इसलिए कहते हैं, वो कहते हैं बेसिकली कार्ल मार्क्स स्वतंत्रता का विचारक है, ना कि समानता का। उसका सारा चिंतन जो आपको समतावादी दिखाई देता है, बेसिकली उसके मूल में ये चाह है कि हर एक मानव स्वतंत्र होकर के अपनी पूरी पोटेंशियल को प्राप्त कर सके। मतलब हर एक आदमी को वो स्वतंत्रता का स्वाद मिल सके जो कि केवल ताकतवर लोगों को या धनाढ्य वर्ग के लोगों को मिलता है। ये कार्ल मार्क्स की चाहत है। और एक उदाहरण और देते हैं प्रोफेसर स्पाइरो। वो कहते हैं कार्ल मार्क्स कहता है कि आपका वर्ग कैसे तय होता है। तो वो कहता है यदि आप कोई भी हो व्यक्ति, देखिए व्यक्ति के लिए कहता है, समूह नहीं कहता। जब कोई व्यक्ति अपनी मजदूरी बेच करके अपना आजीविकोपार्जन करता है तो वो वर्किंग क्लास का पार्ट है। मतलब एनीबडी हु सेल्स हिज और हर लेबर टू अर्न हिज और हर लिविंग इज अ पार्ट ऑफ वर्किंग क्लास। तो बेसिकली कार्ल मार्क्स की जो वर्किंग क्लास की जो डेफिनेशन है वो भी व्यक्तिवाद से चलती है, व्यक्ति से चलती है। तो कार्ल मार्क्स का सारा दर्शन, चाहे हमें देखने में कलेक्टिविस्ट लगता है, नाम सोशलिज्म आ गया है, कम्युनिज्म आ गया, पर बेसिकली उसके गर्भ में जो उसकी एस्पिरेशन थी वो इंडिविजुअलिस्टिक थी। हर एक व्यक्ति के लिए फ्रीडम की व्यवस्था करना था ताकि वो अपने पूरे पोटेंशियल को प्राप्त कर सके, कि वो मॉर्निंग में हंट कर सके, शाम को डांस कर सके। इस तरह की जो बातें वो कहता है वो बेसिकली उसके इंडिविजुअलिस्टिक या उसके फ्रीडम को जो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी उसने दी है लाइफ में, उसी को प्रदर्शित करता है। ये बात अलग है कि इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए वो एक माध्यम पकड़ता है जिसको वो इक्वलिटी ले लेता है, और वो फिर माध्यम ही लक्ष्य से बड़ा हो जाता है। परंतु उसका जो शुरू की जो कंसेप्शन रही है वो डेफिनेटली इंडिविजुअलिस्टिक है, ऐसा प्रोफेसर ईएन स्पाइरो कहते हैं। इसके अतिरिक्त एक चीज़ नई मैंने और सीखी उनसे, ये कि मैं हमेशा पढ़ता था कि कार्ल मार्क्स के अनुसार वर्कर की सैलरी में फ़र्क क्यों होता है। तो मैं सोचता था जो जितना इंटेलिजेंट वर्कर है कार्ल मार्क्स के अनुसार वो उतना ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है, तो इसलिए इसको ज़्यादा सैलरी मिलती है। तो ईएन स्पाइरो कहते हैं ऐसा नहीं है। कार्ल मार्क्स कहता है एक ज़्यादा स्किल्ड वर्कर को इसलिए ज़्यादा सैलरी मिलती है क्योंकि उसको तैयार करने में भी समय उतना लगता है। एक हाईली ट्रेंड डॉक्टर को या प्रोफेशनल को ट्रेंड करने में उतने ज़्यादा इंस्टीट्यूशंस हमें खड़े करने पड़ते हैं, तब जा कर के वो ट्रेंड होता है, बजाय एक सिंपल मैनुअल लेबर के वो तो ईजिली तैयार हो जाती है। बोलने का मतलब ये है कि जितना मतलब जो सैलरी है बेसिकली वो लेबर को मेंटेन करने की कॉस्ट है, लेबर के को सर्वाइव करने की कॉस्ट है। तो हाईली स्किल्ड बंदा तैयार करने में जिसको उसको ट्रेड सर्वाइव करने के लिए आपको उसको खड़ा करने के लिए जो आपको जितना खर्चा हुआ है उस हिसाब से आपकी सैलरी मेंटेन होती है, ना कि आप कितना कंट्रीब्यूट करते सिर्फ उससे। ऐसा हर्बर्ट जे स्पाइरो कहते हैं, जो कि मेरे लिए काफ़ी नई बात है। उसके अतिरिक्त उन्होंने बताया किस तरह से कार्ल मार्क्स ने जो वैल्यू की जो थ्योरी थी उसमें नया एडिशन किया। सबसे पहले वो बताते हैं कि फिजियोक्रेट ये मानते थे कि भूमि की असली वैल्यू होती है। तो फिर उसका काउंटर आने लगा कि हॉलैंड, देखिए जी हॉलैंड के पास तो भूमि कम है पर ट्रेड बहुत करता है, तो हॉलैंड ज़्यादा रिच है, तो ये कैसे। तो फिजियोक्रेट की थ्योरी फेल हुई। फिर आ गए हमारे डेविड रिकार्डो और एडम्स भी जैसे लोग जिन्होंने ट्रेड को वैल्यू का रियल सोर्स माना। तो वो बोलते हैं जो जितना ट्रेड करेगा उसको इतनी कंपैरेटिव एडवांटेज मिलेगी, वो उतनी ज़्यादा समृद्ध सोसाइटी होगी। उसके बाद आते कार्ल मार्क्स जो बोलते हैं कि भाई बेसिकली किसी वस्तु की वैल्यू उसके उसके उस पर होने वाला उसके उसके ट्रेड से नहीं, बल्कि उस वस्तु की समाज के लिए कितनी आवश्यकता है, उस वस्तु की समाज के लिए कितनी आवश्यकता है और उसको बनाने में कितनी लेबर लगी, उससे तय होती है। इसको थोड़ा समझेंगे हम। स्पाइरो ये कहते हैं, ये नहीं कहते कि मान लीजिए दो लोगों ने दो गाड़ियाँ बनाई, गाड़ियाँ सेम ही है, पर एक ने उसमें 4 घंटे लगाए, एक ने 2 घंटे लगाए,
तो जिस मजदूर ने 2 घंटे लगाए उसकी गाड़ी और जिसने 4 घंटे लगाए, दोनों की गाड़ी सेम ही काम करती है, तो उनकी लेबर में फ़र्क नहीं होगा कार्ल मार्क्स के अनुसार। वो लेबर, क्योंकि वो है तो कार्य, मतलब सिर्फ लेबर से वस्तु का मूल्य तय नहीं होगा, वो लेबर समाज के लिए कितनी हेल्पफुल है उससे भी तय होगा। 2 एंगल है, तो किसी वस्तु पे किसी मजदूर ने कितनी मेहनत की है, प्लस वो वस्तु समाज के लिए कितनी उपयोगी है, उन दोनों फैक्टरों के मेल से किसी वस्तु का मूल्य तय होता है, ऐसा कार्ल मार्क्स कहते हैं। मैं ये सोचता था कि मार्क्स कहते हैं कि किसी भी वस्तु पे जो लेबर लगती है उससे उसका मूल्य तय होता है, जितनी मर्जी लेबर नहीं। कार्ल मार्क्स कहते हैं, बेसिकली कार्ल मार्क्स कहते हैं वो लेबर समाज की दृष्टि से उपयोगी होनी चाहिए। मतलब एक ही चपाती जो एक आदमी बनाता है दूसरे बनाता है, एक आदमी उस चपाती को बनाने में बहुत ज़्यादा समय लगा लेता है, जबकि जो खाने वाले हैं उनको सिर्फ चपाती खानी है, तो क्यों इतना एक्स्ट्रा पैसा देंगे। तो ये कार्ल मार्क्स का एक मुझे नई बात लगी कि कैसे वो वैल्यू को तय करता है। वो वैल्यू को तय करता है कि किसी वस्तु पर कितनी लेबर लगी है, प्लस वो वस्तु कितनी समाज के लिए उपयोगी है। दोनों वस्तु कंडीशंस के मेल से वस्तु का वास्तविक मूल्य तय होगा, ऐसा कार्ल मार्क्स कहते हैं। 2 बातें मुझे बहुत नई लगी जो स्पाइरो जी ने बताई। मैं इसको कुछ और तरीके से ही पढ़ता था। इसके अतिरिक्त स्पाइरो कहते हैं कि कार्ल मार्क्स बेसिकली एक 19वीं शताब्दी का जो पूंजीवादी व्यवस्था थी उसका एनालिसिस करता है, और 20वीं सेंचुरी में जो पूंजीवाद में ट्रांसफॉर्मेशन आ गया है ना, तो इसको समझने में उनकी थ्योरी उतनी हेल्पफुल अब नहीं हो पाती है। कारण है कि पूंजीवादी व्यवस्था में मूलचूल परिवर्तन आ गया है। कार्ल मार्क्स ये सोचते थे कि जिन्होंने जो बोलते हैं प्रिमिटिव एक्युमुलेशन कर लिए, जिन्होंने शुरू में संसाधनों पे कब्जा कर लिया, वो आगे निकल चुके हैं। अब उनको हम उनकी इंडस्ट्रियों को, उनकी फैक्ट्रियों को कोई भी पीछे वाला आदमी पछाड़ नहीं सकता। ये उनकी परसेप्शन थी, जो कि उस टाइम के हिसाब से गलत नहीं थी। परंतु आज ऐसा हो गया, जैसे उदाहरण प्रोफेसर इयान स्पाइरो देते हैं, कितना सुंदर उदाहरण देते हैं कि IBM एक बहुत बड़ी कंपनी थी कंप्यूटिंग की, पर कहीं से एप्पल की कंपनी शुरू हुई, वो भी घर के गैराजों से, और शेयर मार्केट से उसकी फाइनेंसिंग हुई, और आज IBM को पछाड़ करके एप्पल बहुत बड़ी कंपनी बन गई। या जुकरबर्ग को ही देख लें, अगर मैं उदाहरण दूँ, जुकरबर्ग को ही देख ले, वो कहाँ थे पहले, और आज जुकरबर्ग कहाँ पहुँच गए। मतलब क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन ऑफ मार्केट होती है, जो बात शुमफिटर कहते हैं। मतलब इस बात को मार्क्स उतना बढ़िया एनालाइज नहीं कर पाते, और जो मार्क्स का ये मानना है कि भाई कुछ कुछ इंडस्ट्रीज़ पर कैप्चर होता जाएगा और फिर बाद में उनकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो भी लिमिटेड हो जाएगी। तो उसमें स्पाइरो बोलते हैं कमी ये है कि भाई आप ही अज्यूम कर रहे हैं कुछ फिक्स्ड इंडस्ट्रीज़ है, जबकि नई नई इंडस्ट्रीज़ की स्थापना होती है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने अपने आप में ही डाटा की एक नई इंडस्ट्री खड़ी कर दी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने अपने आप में एक बहुत बड़ी और कई रिलेटेड इंडस्ट्रीज़ खड़ी कर ली। तो इंडस्ट्री कितनी होगी, मतलब इकोनॉमी के कौन कौन से नए सेक्टर खुलेंगे, ये आप बता नहीं सकते। मतलब ये इसमें बड़ी बड़ी पोटेंशियलिटीज़ है। तो यहाँ कुछ वीकनेसेस कार्ल मार्क्स की थ्योरी में दिखती है। फिर प्रोफेसर स्पैरो कहते हैं, यानी स्पैरो, कि कार्ल मार्क्स ने बेसिकली जैसे अपने जॉन स्टुअर्ट मिल ने परेटो ऑप्टिमैलिटी को लेकर के और या मार्केट को लेकर के पॉलिटिक्स को रिप्लेस करने का प्रयास किया, वैसे ही कार्ल मार्क्स जो है इस व्यवस्था को लेकर के, जहाँ पर वर्कर ही मैनेज करेंगे सब कुछ, पॉलिटिक्स को रिप्लेस करने की कोशिश हो रही है, जो कि कभी हो नहीं सकता। क्योंकि जब मानव कोई व्यवस्था खड़ी करता है तो उसमें जो बंटवारे होते हैं, उसके जो नियम बनते हैं, उनमें सदा क्वेश्चन उठते हैं और उठते रहेंगे, क्योंकि मानव बाई नेचर एक कॉन्शियस बीइंग है, उसमें रिफ्लेक्शन की पावर है। तो कहीं ना कहीं अल्टीमेटली मार्क्सवाद जो है वो पॉलिटिक्स को भी रिप्लेस करना चाहता है एक आइडल स्टेट से, वो नहीं होगा। इवन मार्केट के सेंस में भी वो कहते हैं कि मार्केट भी अपने आप में एक पॉलिटिकल डिसीजन है, जितना मर्जी वो अपने को एफिशिएंट क्लेम कर ले। तो ये मुझे थोड़ा सा लेक्चर जो मैंने सुना प्रोफेसर इएन स्पाइरो का, ईएल के वेबसाइट पर यह है, मार्क्सवाद के बारे में, इसकी डिफरेंट एस्पेक्ट्स, इसके फेलियर्स के बारे में, तो मुझे ये पता लगा, मैंने आपसे शेयर किया। बहुत बहुत धन्यवाद।